हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी करें तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो मिल सके, और जब भी इस प्रकार की वीडियो मैं डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक करके इसका विश्लेषण करते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल। ठीक है, आप ये क्या है? उत्तल। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है प्रायः आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है प्रायः वास्तविक तथा उल्टा होता है। प्रायः वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, आप सब याद रखिएगा, प्रायः वास्तविक तथा उल्टा होता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है गाड़ी के पश्य दर्पण में किया जाता है। गाड़ी के पश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, जिसको हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है, कान, नाक इत्यादि के इलाज में किया जाता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में कई बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। तो गाड़ी के हाइडलाइट में लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल का किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो चेहरा देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई जो होती है वो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? देखिए, अभी मैं जस्ट बताया कि हेडलाइट है ना। मोटर वाहन के सामने सामने कौन सा होता है? हेडलाइट होता है। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा? हवा का, जल का, शीशा का, हीरा का। तो करेक्ट आंसर जो होगा हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। ठीक है, 2.42 आप लोग याद रखिएगा। अपवर्तनांक क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण विक्षेपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? देखिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? यानी ऐसी दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति ना ही दूर की वस्तुओं को देख सकता है और ना ही ये नज़दीक की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, तो इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगाना होगा, तब जाकर के देख पाएगा। यानी अवतल लेंस क्या करेगा? निकट की वस्तु को देखने में मदद करेगा, और उत्तल लेंस क्या करेगा? दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का जो उपयोग होता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को। जबकि उत्तल लेंस का उपयोग जो है वो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? देखिए, जो खतरे का निशान होता है वो लाल रंग का रखा गया है। अब सवाल उठता है कि लाल रंग का ही क्यों रखा गया? तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, जिस कारण से ये कोहरे के दिनों में, जैसे अभी देख रहे हैं ना,
कोहरा अभी काफ़ी कोहरा दिखता है, तो कोहरे के दिनों में क्या होता है कि ये दूर से ही दिखाई दे देता है, तो अंधेरे में वो दूर से ही दिखाई देती है, इसकी चमक अधिक होती है, इसलिए खतरे का निशान जो है वो लाल रंग रखा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विभवांतर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, कूलाम, एम्पियर। देखिए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट, जिसे हम लोग भी से सूचित करते हैं। ओम जो है वो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, जबकि कूलाम जो है वो आवेश का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करें किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ठीक है, 1A, 2A, 4A, 3A। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। देखिए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति क्या है? विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, जिसे हम लोग जनित्र कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनित्र। ठीक है, जनित्र जो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आप लोग याद रखिएगा। मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है, कई बार पूछता है उस युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर होता है मोटर। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, बहुत कम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब लघु पतन होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का मान काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 नीले लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र पेपर किससे लाल होता है? देखिए अम्ल, लवण, क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्ल। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। आप सभी याद रखिएगा, 7 से कम। ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जबकि जो क्षार होते हैं उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब आप सभी याद रखिएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला ये क्षार करता है, जबकि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहे निम्न में से कौन क्षार है? निम्न में से कौन क्षार है? CH3COOH, HNO3, NaCl, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच मान 14 होता है। अगर सबसे प्रबल क्षार आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रबल क्षार कौन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका पीएच मान 0 होता है। ठीक है, आप लोग एक और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पीएच परास कितना है, पीएच परास कितना है, तो पीएच परास का जो होता है 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, 7 से अधिक वाले क्षार कहलाते हैं, और 7 जो होते हैं वो उदासीन होता है, उदासीन, ना ही वो अम्ल होते हैं ना ही वो क्षार होते हैं, जैसे कि जल। ठीक है, जल का पीएच मान 7 होता है, इसका ना ही स्वाद खट्टा होता है और ना ही ये मीठा होता है। ठीक है, यानी कि ये उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जिप्सम CaSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू 2H2O,
CaSO4 इंटू 7H2O CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो इसका हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो आप सब याद रखिएगा जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, सॉरी 2H2O। क्वेश्चन नंबर 17 करें समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO में किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट करके क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यहाँ होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है प्लस CO2 गैस बना रहा है, तो यह जो है वियोजन हो रहा है। ठीक है, इसलिए यह हो जाएगा वियोजित अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ी यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो छोटे छोटे यौगिक आपस में मिल करके एक बड़ी यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो छोटे छोटे तत्व मिला और इसके मिल करने के बाद एक यौगिक बनाया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपचयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, संचरण, विकृत गंधिता, रेडॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चांदी नहीं दिया, कॉपर। ठीक है, तांबा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है गंधक एक है धातु अधातु मिश्रण अपधातु, तो गंधक जो है एक अधातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखिए सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। कई बार पूछा जाता है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो पीतल कहते हैं। आप सब याद रखिएगा पीतल। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, तो ये एल्केन वर्ग का समान सूत्र है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्केन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। देखिए एल्डिहाइड का जो प्रक्रियात्मक समूह होता है वो CHO होता है, CHO। ठीक है, OH जो है वो एल्कोहल का है, एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह है, जबकि ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है। जैसे एथेनॉल जो होती है वो सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल 7 आवर्त है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए सपोषी पोषण के लिए आवश्यक यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी होना चाहिए और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में, फेफड़े में, यकृत में, ग्रहणी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पित्तरस का स्राव होता है, तो पित्तरस का स्राव कहाँ पे होता है, अकृत द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकृत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है घेंघा रोग पनपता है, घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी से,
आयोडीन की कमी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। देखिए पराग कोश में जो होता है परागकण पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकण। क्वेश्चन नंबर 33 मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, तो मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, वो फैलोपियन नलिका में होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 करें किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है फोनोटाइप, जीनोटाइप, आनुवांशिकता और विभिन्नता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 35 एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए एक स्त्री में XX गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो कुल 46 गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें से इसको हम लोग 23 जोड़ी कहते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी ऐसे होते हैं जिसको हम लोग वर्धी गुणसूत्र कहते हैं। वर्धी गुणसूत्र कहते हैं जिसका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। ठीक है, और एक जोड़ी ऐसे होते हैं जिसको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, इसी से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, आप सभी ये भी याद रखिएगा, जब निषेचन क्रिया के फलस्वरूप मादा का X गुणसूत्र और पुरुष का Y गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो नर शिशु का जन्म होता है, नर शिशु का। जबकि मादा का जब X गुणसूत्र और नर का जब X गुणसूत्र आपस में मिलता है तो मादा शिशु का जन्म होता है। ठीक है, मादा शिशु का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जे आवर्धन करने वाला रसायन है। जे आवर्धन करने के लिए जे आवर्धन करने वाला रसायन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DDT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 तो 38 में कह रहा है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। देखिए चिपको आंदोलन जो था 1972 ईस्वी में किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में। अब क्यों किया गया था, तो अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए। ठीक है, इसमें महिलाएं क्या करती थी कि पेड़ों से चिपक जाते थे और जो पेड़ काटते थे उसे कहते थे पहले हमें काटिए फिर हमें पेड़ को काटिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ की महिलाओं ने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया और पेड़ को बचाया। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 विद्युत संयंत्र जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए जल संयंत्र जो ऊर्जा हो क्या है, जल विद्युत संयंत्र जो है, ठीक है, वो अस्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुल 40 MCQ क्वेश्चन था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो इस प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक हमारे चैनल में है नए हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की और भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसको पहले देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।